चैप्टर 18 निर्देश। ये विश्व के इतिहास की सबसे लंबी पार्टी रही होगी, मैंने घर जाते समय शिकायत की। एडवर्ड ने मेरी बात से असहमति नहीं जताई। अब ये सब खत्म हो गया है, उसने मेरी बांह को हल्के से सहलाते हुए कहा। क्योंकि मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे शांति की आवश्यकता थी। एडवर्ड अब ठीक था और सभी कलन ठीक थे। वे सभी मुझे आश्वस्त कर रहे थे। जब मैं जा रहा था तो एलिस मेरे सिर को थपथपाने के लिए आगे बढ़ी। जेस्पर को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखती रही जब तक कि मेरे चारों ओर शांति की बाढ़ नहीं आ गई। एस्मे ने मेरे माथे को चूमा और मुझसे वादा किया कि सब कुछ ठीक है। ठीक है। एम्मेट जोर से हंस रहा था और पूछ रहा था कि मैं ही अकेला क्यों था जिसे वेयरवुल्फ से लड़ने की अनुमति थी। जेकब के समाधान ने उन सभी को तनाव के लंबे हफ्तों के बाद लगभग उत्साह से भर दिया। संदेह की जगह आत्मविश्वास ने ले ली थी। पार्टी सच्चे जश्न के साथ समाप्त हुई थी। मेरे लिए नहीं। ये बहुत बुरा था कि कुलिन मेरे लिए लड़े। ये पहले से ही बहुत ज्यादा था कि मुझे इसकी अनुमति देनी पड़ी। ये पहले से ही मेरे बर्दाश्त से बाहर लग रहा था। जेकब भी नहीं, उसके मूर्ख, उत्सुक भाई भी नहीं, जिनमें से ज्यादातर मुझसे भी छोटे थे। वे सिर्फ बड़े आकार के, ज्यादा मांसपेशियों वाले बच्चे थे, और वे इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जैसे कि यह समुद्र तट पर पिकनिक हो। मैं उन्हें भी खतरे में नहीं डाल सकता था। मेरी नसें उखड़ी हुई और उजागर हुई हुई लग रही थीं। मुझे नहीं पता था कि मैं जोर से चिल्लाने की इच्छा को कब तक रोक पाऊंगा। मैंने अपनी आवाज को काबू में रखने के लिए फुसफुसाते हुए कहा, आज रात आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। बेला, तुम थक गई हो। तुम्हें लगता है कि मैं सो सकता हूँ। उसने भौहें सिकोड़ी। यह एक प्रयोग है। मुझे यकीन नहीं है कि हम सभी के लिए यह संभव होगा कि हम आपको इसके बीच में न रखें। सहयोग करें। मानो इससे मुझे जाने की उत्सुकता और भी बढ़ गई हो। अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं जेकब को बुला लूंगा। उसकी आंखें तनी हुई थीं। यह एक नीच प्रहार था और मुझे ये पता था, लेकिन मैं किसी भी तरह पीछे नहीं रह सकता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब हम चाली के घर पर थे। सामने की लाइट जल रही थी। ऊपर मिलते हैं, मैंने बुदबुदाया। मैं सामने के दरवाजे से चुपके से अंदर गया। चाली लिविंग रूम में सो रहा था, बहुत छोटे सोफे पर फैला हुआ था और इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि मैं एक चेनसॉ भी ले सकता था और वह जागता नहीं। मैंने उसके कंधे को जोर से हिलाया। पिताजी। चाली। वह आंखें बंद किए हुए ही बड़बड़ाया। मैं अब घर आ गया हूँ। इस तरह सोने से तुम्हारी पीठ में चोट लग जाएगी। चलो, अब चलने का समय है। कुछ और झटके लगे और उसकी आंखें कभी पूरी तरह से नहीं खुली, लेकिन मैं उसे सोफे से उठाने में कामयाब रही। मैंने उसे बिस्तर तक पहुंचाया, जहां वह पूरी तरह से कपड़े पहने हुए चादरों के ऊपर गिर गया और फिर से खर्राटे लेने लगा। वह मुझे जल्द ही ढूंढने नहीं जा रहा था। एडवर्ड मेरे कमरे में इंतजार कर रहा था, जबकि मैंने अपना चेहरा धोया और जीन्स और फ्लेनेल शर्ट पहन ली। वह रॉकिंग चेयर से दुखी होकर मुझे देख रहा था जब मैंने एलिस द्वारा दिए गए कपड़े को अपनी अलमारी में लटका दिया। इधर आओ, मैंने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बिस्तर पर खींच लिया। मैंने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और फिर उसकी छाती से लिपट गई। शायद वह सही था और मैं सोने के लिए काफी थक गई थी। मैं उसे बिना मेरे चुपके से जाने नहीं देने वाली थी। उसने मेरी रजाई मेरे चारों ओर लपेट दी और फिर मुझे अपने पास खींच लिया। कृपया आराम करें। जरूर, ये काम करेगा, बेला। मैं यह महसूस कर सकता हूँ। मेरे दांत आपस में चिपक गए। वह अभी भी राहत की सांस ले रहा था। जेकब और उसके दोस्तों को चोट लगने की परवाह मेरे अलावा किसी को नहीं थी। जेकब और उसके दोस्तों को भी नहीं, खास तौर पर उन्हें नहीं। वह बता सकता था कि मैं अपना आपा खोने वाला था। मेरी बात सुनो, बेला। यह आसान होने वाला है। नवजात शिशु पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि वेयरवुल्फ भी होते हैं, जितना तुम्हें था। मैंने देखा है कि वे समूह में कैसे व्यवहार करते हैं, जैसा कि जेस्पर को याद है। मुझे सच में विश्वास है कि भेड़ियों की शिकार करने की तकनीक उनके खिलाफ कारगर साबित होगी।
और उनके विभाजित और भ्रमित होने के कारण हम में से बाकी लोगों के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। किसी को बाहर बैठना पड़ सकता है, उसने मजाक में कहा। ये तो केक का टुकड़ा है, मैंने बिना किसी भाव के उसके सीने से लगकर कहा। शश, उसने मेरे गाल पर हाथ फेरा। देखोगे, अभी चिंता मत करो। उसने मेरी लोरी गुनगुनाना शुरू कर दिया, लेकिन पहली बार तो मुझे इससे शांति नहीं मिली। लोग, पिशाच और वेयरवुल्फ, लेकिन फिर भी जिन लोगों से मैं प्यार करता था, वे चोटिल होने वाले थे। मेरी वजह से चोटिल। फिर से, मैं चाहता था कि मेरी बुरी किस्मत थोड़ा और ध्यान से ध्यान केंद्रित करे। मुझे खाली आसमान की तरफ चिल्लाने का मन हुआ, यह मैं ही हूँ जिसे तुम यहाँ चाहते हो। सिर्फ मैंने ऐसा तरीका सोचने की कोशिश की जिससे मैं ऐसा कर सकूं जो आसान हो। मुझे इंतज़ार करना होगा, अपने समय का इंतज़ार करना होगा। अपनी बुरी किस्मत को मुझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करना होगा। यह नहीं होगा। मुझे नींद नहीं आई। आश्चर्य की बात है कि मिनट जल्दी बीत गए और मैं अभी भी सतर्क और तनाव में था जब एडवर्ड ने हम दोनों को बैठने की स्थिति में खींच लिया। क्या तुम सच में यहाँ रुकना और सोना नहीं चाहते? मैंने उसे खट्टी नज़र से देखा। उसने आह भरी और मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और फिर मेरी खिड़की से कूद गया। वो मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर काले, शांत जंगल में दौड़ा और उसकी दौड़ में भी मैं उसकी खुशी महसूस कर सकता था। वो उसी तरह दौड़ा जैसे वह तब दौड़ता था जब हम अकेले होते थे, बस आनंद के लिए, बस अपने बालों में हवा के झोंके के एहसास के लिए। यह ऐसी चीज़ थी जो कम चिंताजनक समय में मुझे खुश कर देती। जब हम बड़े खुले मैदान में पहुंचे तो उसका परिवार वहां था, आराम से बातें कर रहा था। एम्मेट की तेज हंसी बीच बीच में उस जगह में गूंज रही थी। एडवर्ड ने मुझे नीचे बिठाया और हम हाथ में हाथ डालकर उनकी ओर चल पड़े। मुझे 1 मिनट लगा, क्योंकि चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और बहुत अंधेरा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हम बेसबॉल क्लियरिंग में थे। ये वही जगह थी जहां 1 साल से भी ज्यादा पहले कलेन्स के साथ पहली हल्की फुल्की शाम को जेम्स और उसकी मंडली ने बाधित किया था। यहाँ फिर से आना अजीब लगा, जैसे कि यह सभा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक जेम्स और लॉरेंट और विक्टोरिया हमारे साथ शामिल नहीं हो जाते। लेकिन जेम्स और लॉरेंट कभी वापस नहीं आने वाले थे। वह पैटर्न दोहराया नहीं जाएगा। शायद सभी पैटर्न टूट गए थे। हाँ, किसी ने अपने पैटर्न को तोड़ दिया था। क्या ये संभव था कि वोल्तुरी इस समीकरण में लचीले थे? मुझे इस पर संदेह हुआ। विक्टोरिया हमेशा मुझे प्रकृति की एक शक्ति की तरह लगती थी, जैसे कि एक तूफान जो तट की ओर सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा हो, अपरिहार्य, अडिग, लेकिन पूर्वानुमानित। शायद उसे इस तरह सीमित करना गलत था। उसे अनुकूलन करने में सक्षम होना था। तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ? मैंने एडवर्ड से पूछा। वह हंसा। नहीं। मैं लगभग मुस्कुरा दिया। आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि यह सब जुड़ा हुआ है। सिर्फ 2 नहीं, बल्कि तीनों। तुमने मुझे खो दिया। तुम्हारे वापस आने के बाद से 3 बुरी चीजें हुई हैं। मैंने उन्हें अपनी उंगलियों पर टिक किया। सिएटल में नवजात शिशु, मेरे कमरे में अजनबी, और सबसे पहले विक्टोरिया मुझे ढूंढने आई थी। इस बारे में सोचते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि मैं जैस्पर से सहमत हूँ कि वोल्टुरी को अपने नियम पसंद हैं। वे शायद वैसे भी बेहतर काम करेंगे, और अगर वे मुझे मरवाना चाहते हैं तो मैं मर जाऊंगा, मैंने मन ही मन कहा। याद है जब आप पिछले साल विक्टोरिया का पीछा कर रहे थे? हाँ, उसने भौहें सिकोड़ी। मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं था। एलिस ने कहा था कि तुम टेक्सास में थे। क्या तुम उसके पीछे वहां गए थे? उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हाँ, देखिए, उसे यह विचार यहीं से मिला होगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वह क्या कर रही है, इसलिए नवजात शिशु उसके नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। वह अपना सिर हिलाने लगा। केवल एरो ही जानता है कि एलिस के दर्शन कैसे काम करते हैं। एरो को सबसे ज्यादा पता होगा, लेकिन क्या तान्या और इरीना और डेनाली में आपके बाकी दोस्त नहीं जानते होंगे? लॉरेंट इतने लंबे समय तक उनके साथ रहा, और अगर वह अभी भी विक्टोरिया के साथ इतना दोस्ताना था कि उसके लिए कुछ कर सकता था,
तो वह उसे वह सब क्यों नहीं बताता जो वह जानता था। एडवर्ड ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारे कमरे में विक्टोरिया नहीं थी। वह नए दोस्त नहीं बना सकती। इसके बारे में सोचो एडवर्ड। अगर विक्टोरिया सिएटल में ऐसा कर रही है तो उसने बहुत सारे नए दोस्त बना लिए हैं। उसने उन्हें बनाया है। वह इस पर विचार करने लगा। एकाग्रता में उसका माथा सिकुड़ गया। उसने आखिरकार कहा, ये संभव है। मुझे अभी भी लगता है कि वोल्टुरी सबसे ज्यादा संभावित हैं। लेकिन आपकी थ्योरी में कुछ तो है। विक्टोरिया का व्यक्तित्व। आपकी थ्योरी उसके व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। उसने शुरू से ही आत्मसंरक्षण के लिए एक असाधारण उपहार दिखाया है। शायद यह उसकी प्रतिभा है। किसी भी मामले में ये साजिश उसे हमसे बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालेगी अगर वह सुरक्षित रूप से पीछे बैठती है और नवजात शिशुओं को यहाँ अपना कहर बरपाने देती है। और शायद वोल्टुरी से भी थोड़ा खतरा हो। शायद वह अंत में हमारी जीत पर भरोसा कर रही है, हालांकि निश्चित रूप से हमारे खुद के भारी नुकसान के बिना नहीं। लेकिन उसकी छोटी सेना में से कोई भी जीवित व्यक्ति उसके खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। वास्तव में, उसने सोचते हुए कहा, अगर कोई जीवित व्यक्ति होता तो मैं शर्त लगाता कि वह खुद उन्हें नष्ट करने की योजना बना रही होती। फिर भी उसके पास कम से कम एक दोस्त तो होना ही चाहिए जो थोड़ा ज्यादा परिपक्व हो। कोई भी नवजात शिशु तुम्हारे पिता को जिंदा नहीं छोड़ सकता। वो कुछ देर तक चुपचाप भौहें सिकोड़े रहा, फिर अचानक अपनी कल्पना से बाहर आकर मेरी तरफ मुस्कुराया। निश्चित रूप से संभव है। फिर भी जब तक हम निश्चित रूप से नहीं जान लेते, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। आज आप बहुत समझदार हैं, उसने आगे कहा। ये प्रभावशाली है। मैंने आह भरी। शायद मैं इस जगह पर प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। इससे मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे करीब है, जैसे वह मुझे अब देख रही है। इस विचार से उसके जबड़े की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। वो तुम्हें कभी नहीं छुएगी, बेला, उसने कहा। अपने शब्दों के बावजूद उसकी आंखें अंधेरे पेड़ों पर ध्यान से घूम रही थीं। जब वो उनकी परछाइयों को खोज रहा था तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति उभरी। उसके होंठ उसके दांतों पर पीछे हट गए और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी, एक जंगली, भयंकर किस्म की उम्मीद। फिर भी मैं उसे अपने इतने करीब पाने के लिए क्या कुछ नहीं दूंगा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। विक्टोरिया और कोई भी जो कभी तुम्हें दुख पहुंचाने के बारे में सोचा है, मुझे खुद ही इसे खत्म करने का मौका मिला है। इस बार इसे अपने हाथों से खत्म करने का। मैं उसकी आवाज में छिपी क्रूर लालसा से कांप उठी और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से और भी कसकर पकड़ लिया और कामना की कि काश मैं इतनी मजबूत होती कि हम दोनों के हाथों को हमेशा के लिए एक साथ बांध पाती। हम उसके परिवार के करीब पहुंच चुके थे और मैंने पहली बार देखा कि एलिस दूसरों की तरह आशावादी नहीं दिख रही थी। वह थोड़ा दूर खड़ी थी, जैस्पर को अपनी बाहें फैलाते हुए देख रही थी जैसे कि वह व्यायाम करने के लिए वार्म अप कर रहा हो। उसके होंठ मुंह फुलाए हुए थे। क्या एलिस को कुछ परेशानी है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। एडवर्ड फिर से हंसा। वेयरवुल्फ अपने रास्ते पर हैं, इसलिए वह अब कुछ भी नहीं देख सकती जो होने वाला है। अंधी होना उसके लिए असहज है। एलिस, जो हमसे सबसे दूर थी, ने उसकी धीमी आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और अपनी जीभ बाहर निकाली। वह फिर से हंसा। अरे एडवर्ड, एम्मेट ने उसका अभिवादन किया। अरे बेला, क्या वह तुम्हें भी अभ्यास करने देगा? एडवर्ड ने अपने भाई पर चिल्लाते हुए कहा। कृपया एम्मेट, उसे कोई विचार मत दो। हमारे मेहमान कब आएंगे? कार्लिसले ने एडवर्ड से पूछा। एडवर्ड ने एक पल के लिए ध्यान केंद्रित किया और फिर आह भरी। 1.5 मिनट, लेकिन मुझे अनुवाद करना होगा। वे हम पर इतना भरोसा नहीं करते कि वे अपने मानव रूप का उपयोग करें। कार्लिसले ने सिर हिलाया। यह उनके लिए कठिन है। मैं आभारी हूं कि वे आ रहे हैं। मैंने एडवर्ड को घूरते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वे भेड़ियों की तरह आ रहे हैं। उसने मेरी प्रतिक्रिया के प्रति सतर्क होकर सिर हिलाया। मैंने एक बार निगल लिया, उन 2 बार को याद करते हुए जब मैंने जेकब को उसके भेड़िए के रूप में देखा था। पहली बार लॉरेंट के साथ घास के मैदान में, दूसरी बार जंगल की गली में जहां पॉल मुझ पर गुस्सा हो गया था।
वे दोनों ही आतंक की यादें थीं। एडवर्ड की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, मानो उसके साथ कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी अप्रिय न हो। इससे पहले कि मैं कुछ और देख पाता, वह जल्दी से मुड़ गया, कार्लसल और बाकी लोगों की ओर। अपने आप को तैयार रखो, वे हमें रोके हुए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? एलिस ने पूछा। शश, उसने चेतावनी दी और उसे पीछे छोड़कर अंधेरे में देखने लगा। कलेंस का अनौपचारिक घेरा अचानक से एक ढीली लाइन में बदल गया जिसमें जैस्पर और एम्मेट भाले की नोक पर थे। एडवर्ड जिस तरह से मेरे बगल में आगे झुका, उससे मैं बता सकता था कि वह चाहता था कि वह मेरे साथ रहे। मैं उनके बगल में खड़ा था। मैंने अपना हाथ उसके चारों ओर कस दिया। मैंने जंगल की ओर देखा, पर कुछ भी नजर नहीं आया। अरे, एम्मेट ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? एस्मे और रोसेली ने एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखें करके देखा। क्या है? मैंने धीरे से पूछा। मैं देख नहीं सकता, झुंड बड़ा हो गया है, एडवर्ड ने मेरे कान में फुसफुसाया। क्या मैंने उसे नहीं बताया था कि क्विल भी झुंड में शामिल हो गया है? मैंने अंधेरे में 6 भेड़ियों को देखने की कोशिश की। आखिरकार अंधेरे में कुछ चमका, उनकी आंखें जितनी ऊंची होनी चाहिए थीं, उससे कहीं ज्यादा ऊंची। मैं भूल गया था कि भेड़िए कितने लंबे थे। घोड़ों की तरह, केवल मांसपेशियों और फर से भरे और चाकू जैसे दांत, जिन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। मैं सिर्फ आंखें ही देख पा रहा था, और जब मैंने स्कैन किया और ज्यादा देखने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि हमारे सामने 6 से ज्यादा जोड़े थे। 1, 2, 3। मैंने अपने दिमाग में तेजी से जोड़े गिने। 2 बार, उनमें से 10 थे। आकर्षक, एडवर्ड ने लगभग चुपचाप कहा। कार्लिसले ने धीरे से, सोच समझकर एक कदम आगे बढ़ाया। यह एक सावधानीपूर्वक किया गया कदम था, जो आश्वस्त करने के लिए बनाया गया था। आपका स्वागत है, उसने अदृश्य भेड़ियों का अभिवादन किया। धन्यवाद, एडवर्ड ने अजीब, सपाट लहजे में जवाब दिया, और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये शब्द सैम के थे। मैंने लाइन के बीच में चमकती आंखों को देखा, जो सबसे ऊपर थी, उन सभी में सबसे ऊंची। बड़े काले भेड़िए के आकार को अंधेरे से अलग करना असंभव था। एडवर्ड ने फिर से उसी उदासीन स्वर में सैम के शब्द दोहराए। हम देखेंगे और सुनेंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। हम अपने आत्म नियंत्रण से यही सबसे ज्यादा मांग सकते हैं। ये काफी है, कार्लिसले ने उत्तर दिया। मेरे बेटे जैस्पर, उसने जैस्पर की ओर इशारा किया, जो तनाव में था और तैयार था, इस क्षेत्र में अनुभव रखता है। वो हमें सिखाएगा कि वे कैसे लड़ते हैं, उन्हें कैसे हराया जाता है। मुझे यकीन है कि आप इसे अपनी शिकार शैली में लागू कर सकते हैं। वे तुमसे अलग हैं, एडवर्ड ने सैम से पूछा। कार्लिसले ने सिर हिलाया। वे सभी इस जीवन में बहुत नए हैं, सिर्फ कुछ महीने पुराने हैं। एक तरह से बच्चे हैं। उनके पास कोई कौशल या रणनीति नहीं होगी, सिर्फ क्रूर ताकत होगी। आज रात उनकी संख्या 20 होगी। हमारे लिए 10, आपके लिए 10, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। संख्या कम हो सकती है। नए लोग आपस में लड़ते हैं। भेड़ियों की छायादार पंक्ति के बीच से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज जो किसी तरह उत्साहपूर्ण लग रही थी। यदि आवश्यक हुआ तो हम अपने हिस्से से अधिक लेने को तैयार हैं। एडवर्ड ने अनुवाद किया, अब उसका स्वर पहले से कम उदासीन था। कार्लिसले मुस्कुराए। हम देखेंगे कि यह कैसे होता है। क्या आप जानते हैं कि वे कब और कैसे पहुंचेंगे? वे 4 दिन में देर सुबह पहाड़ों पर आएंगे। जैसे ही वे पास आएंगे, एलिस हमें उनका रास्ता रोकने में मदद करेगी। जानकारी के लिए धन्यवाद। हम देखेंगे। एकाह की ध्वनि के साथ आंखें एक एक करके जमीन के करीब धंस गईं। 2 दिल की धड़कनों तक सन्नाटा रहा, और फिर जैस्पर ने पिशाचों और भेड़ियों के बीच खाली जगह में एक कदम बढ़ाया। मेरे लिए उसे देखना मुश्किल नहीं था, उसकी त्वचा भेड़ियों की आंखों की तरह अंधेरे के खिलाफ उतनी ही चमकदार थी। जैस्पर ने एडवर्ड की ओर एक सतर्क नजर डाली, जिसने सिर हिलाया, और फिर जैस्पर ने अपनी पीठ वेयरवुल्व्स की ओर मोड़ ली। उसने आह भरी, स्पष्ट रूप से असहज। कार्लिसल सही कह रहे हैं। जैस्पर ने सिर्फ हमसे बात की, ऐसा लग रहा था कि वह अपने पीछे खड़े दर्शकों को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे।
वे बच्चों की तरह लड़ेंगे। 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी होंगी। पहली, उन्हें अपने इर्द गिर्द अपनी बाहें न जमाने दें और दूसरी, स्पष्ट रूप से मारने की कोशिश न करें। वे सिर्फ इसी के लिए तैयार होंगे। जब तक आप उन पर बगल से हमला करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, वे प्रभावी ढंग से जवाब देने में बहुत भ्रमित रहेंगे। एम्मेट बड़ी मुस्कान के साथ लाइन से बाहर चले गए। जेस्पर मित्र राष्ट्रों के बीच के रास्ते के उत्तरी छोर की ओर पीछे हट गया। उसने एम्मेट को आगे आने का इशारा किया। ठीक है, पहले एम्मेट। वह नवजात शिशु पर हमले का सबसे अच्छा उदाहरण है। एम्मेट की आंखें सिकुड़ गईं। मैं कुछ भी तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, उसने बुदबुदाया। जेस्पर मुस्कुराया। मेरा मतलब ये था कि एम्मेट अपनी ताकत पर निर्भर करता है। वो हमले के बारे में बहुत सीधा है। नवजात शिशु भी कोई सूक्ष्म प्रयास नहीं करेंगे। बस आसान शिकार की कोशिश करो, एम्मेट। जेस्पर कुछ कदम और पीछे चला, उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। ठीक है, एम्मेट, मुझे पकड़ने की कोशिश करो। और मैं जेस्पर को अब और नहीं देख सकता था। वह धुंधला था क्योंकि एम्मेट ने उस पर भालू की तरह हमला किया। वो गुर्राते हुए मुस्कुरा रहा था। एम्मेट भी असंभव रूप से तेज था, लेकिन जेस्पर जैसा नहीं। ऐसा लग रहा था कि जेस्पर में भूत से ज्यादा कुछ नहीं था। जब भी ऐसा लगता था कि एम्मेट के बड़े हाथों ने उसे पकड़ लिया था, एम्मेट की उंगलियां हवा के अलावा किसी और चीज को नहीं पकड़ रही थीं। मेरे बगल में एडवर्ड ध्यान से आगे झुका, उसकी आंखें झगड़े पर टिकी थीं। फिर एम्मेट जम गया। जेस्पर ने उसे पीछे से पकड़ रखा था, उसके दांत उसके गले से 1 इंच की दूरी पर थे। एम्मेट ने गाली दी। देख रहे भेड़ियों की ओर से सराहना की एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर से एम्मेट ने जोर देकर कहा, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। अब मेरी बारी है, एडवर्ड ने विरोध किया। मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों के इर्द गिर्द कस गईं। 1 मिनट में, जेस्पर ने मुस्कुराते हुए पीछे हटते हुए कहा। मैं पहले बेला को कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने उत्सुक आंखों से देखा कि उसने एलिस को आगे आने का इशारा किया। मुझे पता है कि तुम उसके बारे में चिंतित हो, उसने मुझे समझाया जब वो खुशी से नाचते हुए रिंग में आई। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा करना क्यों जरूरी नहीं है। हालांकि मुझे पता था कि जेस्पर कभी भी एलिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर भी ये देखना मुश्किल था कि वह उसके सामने झुक गया। एलिस स्थिर खड़ी थी, एम्मेट के पीछे एक गुड़िया की तरह छोटी लग रही थी, खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। जेस्पर आगे बढ़ा, फिर उसके बाईं ओर खिसक गया। एलिस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब जेस्पर उस ओर बढ़ रहा था जहां एलिस खड़ी थी। जेस्पर उछला और गायब हो गया। अचानक वह एलिस के दूसरी तरफ था। ऐसा लग रहा था कि वो हिली नहीं थी। जेस्पर ने अपना पहिया घुमाया और फिर से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन पहली बार की तरह ही उसके पीछे झुक गया। इस दौरान एलिस आंखें बंद करके मुस्कुराती रही। अब मैं एलिस को और अधिक ध्यान से देखने लगा। वो आगे बढ़ रही थी, मैं बस उसे मिस कर रही थी, जेस्पर के हमलों से विचलित थी। उसने ठीक उसी पल एक छोटा कदम आगे बढ़ाया जब जेस्पर का शरीर उस जगह से उड़ गया जहां वह अभी खड़ी थी। उसने एक और कदम बढ़ाया, जबकि जेस्पर के पकड़ने वाले हाथ उसकी कमर के पास से गुजरे। जेस्पर उसके करीब आ गया और एलिस तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो अपने आप में घूमती हुई, मुड़ती हुई और मुड़ती हुई नाच रही थी। जेस्पर उसका साथी था, जो आगे बढ़ रहा था, उसके सुंदर पैटर्न तक पहुंच रहा था, उसे कभी छू नहीं रहा था, जैसे कि हर हरकत कोरियोग्राफी थी। अंत में, एलिस हंस पड़ी। अचानक वह जेस्पर की पीठ पर बैठ गई, उसके होंठ उसकी गर्दन पर थे। पकड़ा, उसने कहा और उसके गले को चूम लिया। जेस्पर ने अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, तुम सच में एक डरावने छोटे राक्षस हो। भेड़ियों ने फिर से बड़बड़ाना शुरू किया। इस बार आवाज सावधान करने वाली थी। उनके लिए कुछ सम्मान सीखना अच्छा है, एडवर्ड ने खुश होकर बड़बड़ाया। फिर वह जोर से बोला, मेरी बारी है। उसने मेरा हाथ छोड़ने से पहले उसे दबाया। एलिस मेरे पास आकर बैठ गई। अच्छा है न? उसने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पूछा। बहुत। मैंने सहमति जताते हुए एडवर्ड से नजरें नहीं हटाईं,
क्योंकि वह जैस्पर की ओर चुपचाप बढ़ रहा था। उसकी हरकतें जंगली बिल्ली की तरह लचीली और चौकन्नी थीं। मेरी नज़र तुम पर है, बेला, वह अचानक फुसफुसाई। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं मुश्किल से सुन पा रही थी, हालांकि उसके होंठ मेरे कानों के पास थे। मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और फिर वापस एडवर्ड पर। वह जैस्पर पर ध्यान लगाए हुए था, दोनों ही दूरी कम करते हुए दिखावा कर रहे थे। एलिस की अभिव्यक्ति निंदा से भरी थी। अगर तुम्हारी योजनाएं और भी स्पष्ट हो जाएंगी तो मैं उसे चेतावनी दूंगी, उसने उसी धीमी आवाज में धमकी दी। खुद को खतरे में डालने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मर जाओ तो उनमें से कोई भी हार मान लेगा? वे फिर भी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। तुम कुछ नहीं बदल सकते, इसलिए बस अच्छे बनो, ठीक है? मैंने मुंह बनाया और उसे अनदेखा करने की कोशिश की। मैं देख रही हूँ, उसने दोहराया। एडवर्ड अब जैस्पर के करीब आ गया था और ये लड़ाई बाकी दोनों से ज्यादा बराबरी की थी। जैस्पर के पास उसका मार्गदर्शन करने के लिए 100 साल का अनुभव था और उसने जितना हो सका सिर्फ सहज ज्ञान पर चलने की कोशिश की, लेकिन उसके विचार हमेशा उसे कुछ सेकंड पहले ही धोखा दे देते थे। एडवर्ड थोड़ा तेज था, लेकिन जैस्पर ने जो चालें चली वे उसके लिए अपरिचित थीं। वे बार बार एक दूसरे पर हमला करते रहे, कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर पाया। सहज ज्ञान से लगातार गुर्राहटें निकल रही थीं। देखना मुश्किल था, लेकिन नजरें हटाना और भी मुश्किल। वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वे क्या कर रहे थे। कभी कभी भेड़ियों की तीखी नजरें मेरा ध्यान खींच लेतीं। मुझे लग रहा था कि भेड़ियों को इससे ज्यादा मिल रहा था जितना मुझे मिलना चाहिए था, शायद उससे ज्यादा। अंततः कार्लिसले ने अपना गला साफ किया। जैस्पर हंसा और एक कदम पीछे हट गया। एडवर्ड सीधा खड़ा हुआ और उसे देखकर मुस्कुराया। वापस काम पर, जैस्पर ने सहमति जताई। हम इसे बराबरी का खेल कहेंगे। सभी ने बारी बारी से भाग लिया, कार्लिसल, फिर रोजली, एस्मे और फिर एम्मेट। मैंने पलकें झपकाईं। जैस्पर ने एस्मे पर हमला किया तो मैं सिहर गया। उसे देखना सबसे मुश्किल था। फिर वह धीमा हो गया, फिर भी मैं उसकी हरकतों को समझ नहीं पाया और उसने और निर्देश दिए। तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वह पूछता। हाँ, बस ऐसे ही, वह प्रोत्साहित करता। किनारों पर ध्यान केंद्रित करो। यह मत भूलो कि उनका लक्ष्य कहाँ होगा। चलते रहो। एडवर्ड हमेशा ध्यान केंद्रित रखता था, वह देखता था और वह भी सुनता था जो अन्य लोग नहीं देख पाते थे। जैसे जैसे मेरी आंखें भारी होती गईं, ये समझना और भी मुश्किल होता गया। वैसे भी, मैं हाल ही में ठीक से सो नहीं पाया था और पिछली बार जब मैंने सोया था, तब से अब तक पूरे 24 घंटे बीतने वाले थे। मैं एडवर्ड की तरफ झुक गया और अपनी पलकें झुका लीं। हमारा काम लगभग खत्म हो गया है, वह फुसफुसाया। जैस्पर ने पुष्टि की कि पहली बार भेड़ियों की ओर मुड़ते हुए उसकी अभिव्यक्ति फिर से असहज हो गई। हम ये कल करेंगे। कृपया फिर से निरीक्षण करने के लिए स्वागत महसूस करें। हाँ, एडवर्ड ने सैम की शांत आवाज में उत्तर दिया। हम यहीं रहेंगे। फिर एडवर्ड ने आह भरी, मेरी बांह थपथपाई और मुझसे दूर हट गया। वह अपने परिवार की ओर मुड़ा। समूह का मानना है कि हमारी प्रत्येक गंध से परिचित होना उपयोगी होगा ताकि वे बाद में गलतियां न करें। यदि हम बहुत स्थिर रहें, तो यह उनके लिए आसान हो जाएगा। जरूर, कार्लिसले ने सैम से कहा। जो भी तुम्हें चाहिए। भेड़ियों के झुंड में से एक उदास, गले से निकली हुई बड़बड़ाहट निकली जब वे सभी अपने पैरों पर खड़े हो गए। मेरी आंखें फिर से चौड़ी हो गईं, थकान भूल गई। रात का गहरा कालापन अभी अभी फीका पड़ने लगा था, सूरज बादलों को चमका रहा था, हालांकि अभी तक क्षितिज साफ नहीं हुआ था। पहाड़ों के दूसरी तरफ दूर, जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, अचानक आकृतियां, रंग देखना संभव हो गया। बेशक, सैम सबसे आगे था, अविश्वसनीय रूप से विशाल, आधी रात की तरह काला, सचमुच मेरे बुरे सपनों से निकला एक राक्षस। पहली बार जब मैंने सैम और अन्य को घास के मैदान में देखा था, तब से वे एक से अधिक बार मेरे बुरे सपनों में आए थे। अब जब मैं उन सभी को देख सकता था और हर जोड़ी आंखों से उनकी विशालता का मिलान कर सकता था,
तो ऐसा लग रहा था कि वे 10 से भी ज्यादा हैं। उनका झुंड बहुत ज्यादा भारी था। मैंने अपनी आंख के कोने से देखा कि एडवर्ड मुझे देख रहा था और मेरी प्रतिक्रिया का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर रहा था। सैम कार्लिसले के पास पहुंचा, जहां वह सबसे आगे खड़ा था। उसके पीछे बहुत बड़ा झुंड था। जेस्पर अकड़ गया, लेकिन कार्लिसले के दूसरी तरफ एमिट मुस्कुरा रहा था और शांत था। सैम ने कार्लिसल को सूंघा, ऐसा करते हुए वह थोड़ा सा झिझका। फिर वह जेस्पर की ओर बढ़ गया। मेरी नज़र भेड़ियों के सतर्क जोड़े पर पड़ी। मुझे यकीन था कि मैं कुछ नए सदस्यों को पहचान सकता हूँ। एक हल्का भूरा भेड़िया था जो दूसरों की तुलना में बहुत छोटा था। उसकी गर्दन के पीछे के बाल अरुचि से उठे हुए थे। एक और था, रेगिस्तानी रेत के रंग का, जो बाकी के मुकाबले दुबला पतला और बेकाबू लग रहा था। जब सैम के आगे बढ़ने से वो कार्लिसले और जेस्पर के बीच अलग थलग पड़ गया, तो रेतीले भेड़िए के नियंत्रण को एक धीमी सी कराह ने तोड़ दिया। मैं सैम के ठीक पीछे भेड़िए के पास रुका। उसका फर लाल भूरा था और बाकी भेड़ियों से लंबा था, तुलनात्मक रूप से झबरा। वह सैम जितना ही लंबा था, जो समूह में दूसरा सबसे बड़ा भेड़िया था। उसका रुख सहज था, किसी तरह उस बात पर बेपरवाही दिखा रहा था जिसे बाकी लोग स्पष्ट रूप से एक कठिन परीक्षा मान रहे थे। विशाल लाल भूरे रंग का भेड़िया मेरी निगाह को महसूस कर रहा था और वह मेरी ओर चिरपरिचित काली आंखों से देख रहा था। मैं उसकी ओर देखता रहा और जो मैं पहले से जानता था उस पर विश्वास करने की कोशिश करता रहा। मैं अपने चेहरे पर आश्चर्य और आकर्षण महसूस कर सकता था। भेड़िए का थूथन खुल गया और उसके दांत पीछे की ओर खींच गए। यह एक भयावह अभिव्यक्ति होती, सिवाय इसके कि उसकी जीभ भेड़िए जैसी मुस्कान के साथ बाहर लटकी हुई थी। मैं खिलखिला पड़ा। जेकब की मुस्कुराहट उसके तीखे दांतों पर फैल गई। वो लाइन में अपनी जगह से चला गया, अपने पीछे चल रहे लोगों की आंखों को अनदेखा करते हुए। वह एडवर्ड और एलिस को पीछे छोड़कर मुझसे 2 फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। वो वहीं रुक गया। उसकी नज़र कुछ देर के लिए एडवर्ड की ओर गई। एडवर्ड मूर्ति की तरह निश्चल खड़ा रहा, उसकी आंखें अभी भी मेरी प्रतिक्रिया का आकलन कर रही थीं। जेकब अपने अगले पैरों पर झुक गया और अपना सिर नीचे झुका लिया, ताकि उसका चेहरा मेरे चेहरे से अधिक ऊंचा न हो। वह मेरी ओर घूर रहा था, एडवर्ड की तरह ही मेरी प्रतिक्रिया को माप रहा था। जेकब, मैंने सांस ली। उसके सीने में गूंजती गड़गड़ाहट एक ठहाके जैसी लग रही थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, और उसके चेहरे के किनारे के लाल भूरे बालों को छुआ। काली आंखें बंद हो गईं, और जेकब ने अपना विशाल सिर मेरे हाथ में झुका लिया। उसके गले में एक तेज गुनगुनाहट गूंज उठी। फर नर्म और खुरदरा दोनों था, और मेरी त्वचा के लिए गर्म था। मैंने उत्सुकता से अपनी उंगलियां उसमें घुमाईं, बनावट को जाना, उसकी गर्दन को सहलाया जहां रंग गहरा हो गया था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितनी करीब पहुंच गई थी, बिना किसी चेतावनी के। जेकब ने अचानक थोड़ी से लेकर हेयरलाइन तक मेरा चेहरा चाटा। उई, घिनौना, जैक, मैंने शिकायत की, पीछे कूदकर उसे थप्पड़ मारा, जैसे मैं करता अगर वह इंसान होता। वह चकमा देकर भाग गया, और उसके दांतों से निकली खांसी की आवाज़ स्पष्ट रूप से हंसी थी। मैंने अपना चेहरा अपनी शर्ट की आस्तीन से पोंछा, और उसके साथ हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि हर कोई हमें, कलन और वेयरवुल्फ कलन को हैरान और कुछ हद तक घृणा भरे भावों से देख रहा था। भेड़ियों के चेहरों को पढ़ना मुश्किल था। मुझे लगा कि सैम दुखी दिख रहा था, और फिर एडवर्ड वहां था, जो परेशान था और साफ तौर पर निराश था। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे अलग प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था, जैसे चीखना और डर कर भाग जाना। जेकब ने फिर से हंसने की आवाज़ निकाली। अब दूसरे भेड़िए पीछे हट रहे थे, और कलन के जाने के बाद भी वे अपनी नज़रें नहीं हटा रहे थे। जेकब मेरे बगल में खड़ा था और उन्हें जाते हुए देख रहा था। जल्द ही वे धुंधले जंगल में गायब हो गए। केवल 2 ही पेड़ों के पास झिझकते हुए जेकब को देख रहे थे, उनकी मुद्राएं चिंता से भरी हुई थीं। एडवर्ड ने आह भरी और जेकब को अनदेखा करते हुए मेरा हाथ थामकर मेरे दूसरी ओर खड़ा हो गया। जाने के लिए तैयार हो? उसने मुझसे पूछा।
इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, वह मेरी तरफ से जेकब की ओर देख रहा था। मैंने अभी तक सभी विवरण नहीं समझे हैं, उन्होंने जेकब के विचारों में उठे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। जेकब भेड़िया उदास होकर बड़बड़ाया। यह उससे कहीं ज्यादा जटिल है, एडवर्ड ने कहा। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह सुरक्षित रहे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने पूछा। एडवर्ड ने कहा, बस रणनीति पर चर्चा हो रही है। जेकब का सिर आगे पीछे घूम रहा था, वह हमारे चेहरों को देख रहा था। फिर अचानक वह जंगल की ओर भाग गया। जब वह भागा तो मैंने पहली बार देखा कि उसके पिछले पैर में मुड़ा हुआ काला कपड़ा बंधा हुआ था। रुको, मैंने पुकारा, एक हाथ अपने आप उसके पीछे पहुंचने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वह कुछ ही सेकंड में पेड़ों में गायब हो गया, बाकी दो भेड़िए भी उसके पीछे पीछे आ गए। वह क्यों चला गया? मैंने दुखी होकर पूछा। वह वापस आ रहा है, एडवर्ड ने कहा। उसने आह भरी। वो खुद से बात करने में सक्षम होना चाहता है। मैं जंगल के उस छोर को देख रहा था जहां जेकब गायब हो गया था और फिर से एडवर्ड की तरफ झुक गया। मैं गिरने के कगार पर था, लेकिन मैं इससे लड़ रहा था। जेकब दो पैरों पर वापस नजर आया। उसकी चौड़ी छाती नंगी थी, उसके बाल उलझे हुए और झबरा थे। उसने सिर्फ एक जोड़ी काली स्वेट पैंट पहनी थी, उसके पैर ठंडी जमीन पर नंगे थे। अब वह अकेला था, लेकिन मुझे संदेह था कि उसके दोस्त पेड़ों पर अदृश्य रूप से छिपे हुए थे। उसे मैदान पार करने में ज्यादा समय नहीं लगा, हालांकि उसने कुलिन परिवार से दूरी बना ली, जो एक खुले घेरे में चुपचाप खड़े होकर बातें कर रहे थे। ठीक है, खून चूसने वाले, जेकब ने हमसे कुछ फीट की दूरी पर आकर कहा। जाहिर तौर पर वह बातचीत जारी रख रहा था जो मैं सुन नहीं पाया था। इसमें इतनी जटिलता क्या है? मुझे हर संभावना पर विचार करना होगा, एडवर्ड ने शांत भाव से कहा। क्या होगा अगर कोई आपसे आगे निकल जाए? जेकब ने इस विचार पर नाक भान से कुड़ी। ठीक है, तो उसे रिजर्वेशन पर ही रहने दो। हम वैसे भी कॉलिन और ब्राडी को वहीं रहने दे रहे हैं। वो वहां सुरक्षित रहेगी। मैंने गुस्से से कहा, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? जेकब ने बताया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि लड़ाई के दौरान वह आपके साथ क्या करने की योजना बना रहा है। मेरे साथ? तुम फोक्स में नहीं रह सकती, बेला। एडवर्ड की आवाज़ शांत करने वाली थी। वहाँ वे जानते हैं कि तुम्हें कहाँ ढूंढना है। क्या होगा अगर कोई हमारे पास से निकल गया? मेरा पेट बैठ गया और मेरे चेहरे से खून बहने लगा। चार्ली, मैंने हौंफते हुए कहा। वो बिली के साथ होगा, जेकब ने मुझे जल्दी से आश्वासन दिया। अगर मेरे पिता को उसे वहां लाने के लिए हत्या भी करनी पड़े, तो वह कर देंगे। शायद इसमें इतना समय नहीं लगेगा। ये शनिवार को है न? वहाँ एक खेल है। इस शनिवार? मैंने पूछा, मेरा सिर घूम रहा था। मैं अपने बेतरतीब विचारों को नियंत्रित करने में असमर्थ था। मैंने एडवर्ड की ओर देखा। अच्छा, बकवास। तुम्हारा ग्रेजुएशन का उपहार चला गया। एडवर्ड हंसा। यह विचार ही है जो मायने रखता है, उसने मुझे याद दिलाया। आप टिकट किसी और को दे सकते हैं। प्रेरणा तुरंत आई। एंजेला और बेन, मैंने तुरंत फैसला किया। कम से कम इससे वे शहर से बाहर निकल जाएंगे। उसने मेरे गाल को छुआ। आप सभी को बाहर नहीं निकाल सकते, उसने कोमल स्वर में कहा। आपको छिपाना सिर्फ एहतियात है। मैंने तुमसे कहा था कि अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वे इतने नहीं होंगे कि हमारा मनोरंजन कर सकें। लेकिन उसे लापुश में रखने के बारे में क्या ख्याल है? जेकब ने अधीर होकर कहा। वो बहुत बार इधर उधर जाती रही है। एडवर्ड ने कहा, उसने हर जगह निशान छोड़े हैं। एलिस को शिकार पर आने वाले बहुत कम उम्र के पिशाच ही दिखाई देते हैं, लेकिन जाहिर है कि किसी ने उन्हें बनाया है। इसके पीछे कोई और अनुभवी व्यक्ति है। वह जो भी हो, एडवर्ड ने मेरी ओर देखने के लिए रुका, या वह जो भी हो, ये सब एक विकर्षण हो सकता है। एलिस देखेगी कि क्या वह खुद देखने का फैसला करता है, लेकिन उस समय हम बहुत व्यस्त हो सकते हैं। शायद कोई इस पर भरोसा कर रहा हो। मैं उसे ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहां वह अक्सर जाती रही हो। उसे ढूंढना मुश्किल होना चाहिए, बस मामले में।
ये बहुत लंबा शॉट है, लेकिन मैं जोखिम नहीं उठा रहा हूँ। एडवर्ड ने मुझे समझाया। मैं उसे देखती रही, मेरा माथा सिकुड़ गया। उसने मेरी बांह थपथपाई। उन्होंने वादा किया, मैं बस अति सतर्कता बरत रहा हूँ। जेकब ने हमारे पूर्व में स्थित घने जंगल की ओर, ओलंपिक पर्वतों के विशाल विस्तार की ओर इशारा किया। तो उसे यहीं छिपा दो, उसने सुझाव दिया। अगर जरूरत पड़े तो कुछ ही मिनटों में लाखों संभावनाएं हैं। ऐसी जगहें जहां हम में से कोई भी हो सकता है। एडवर्ड ने अपना सिर हिलाया। उसकी गंध बहुत तेज है और मेरी गंध के साथ मिलकर विशेष रूप से अलग है। अगर मैं उसे ले भी जाऊं, तो भी यह एक निशान छोड़ जाएगी। हमारा निशान पूरे रेंज में है, लेकिन बेला की गंध के साथ मिलकर यह उनका ध्यान आकर्षित करेगा। हमें ठीक से पता नहीं है कि वे कौन सा रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं है। अगर वे हमें खोजने से पहले उसकी गंध को पार कर गए। दोनों ने एक साथ मुंह बनाया और उनकी भौहें एक साथ खींच गईं। आप कठिनाइयां देख रहे हैं, जेकब ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसे काम करने का कोई तरीका होना चाहिए। उसने जंगल की ओर देखा और अपने होंठ भींच लिए। मैं अपने पैरों पर लड़खड़ा रही थी। एडवर्ड ने अपनी बांह मेरी कमर पर रखी, मुझे अपने पास खींचा और मेरा वजन संभाला। मुझे तुम्हें घर छोड़ना है, तुम थक गए हो, और चार्ली जल्दी जाग जाएगा। 1 मिनट रुको, जेकब ने हमारी ओर वापस आते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मेरी गंध से तुम्हें घिन आती है न? बुरा नहीं है। एडवर्ड 2 कदम आगे था। ये संभव है। वो अपने परिवार की ओर मुड़ा। जेस्पर, उसने पुकारा। जेस्पर ने उत्सुकता से ऊपर देखा। वो एलिस के पीछे आधा कदम चलकर उसके पास पहुंचा। उसका चेहरा फिर से निराश था। ठीक है, जेकब। एडवर्ड ने उसकी ओर सिर हिलाया। जेकब मेरे सामने मुड़ा और उसके चेहरे पर अजीब तरह की भावनाएं उभर आईं। वह अपनी इस नई योजना से स्पष्ट रूप से उत्साहित था, लेकिन वह अपने दुश्मन सहयोगियों के इतने करीब होने पर भी असहज था। और फिर जब उसने अपनी बाहें मेरी ओर बढ़ाईं तो मुझे सावधान होने की बारी आई। एडवर्ड ने गहरी सांस ली। हम देखेंगे कि क्या मैं गंध को इतना भ्रमित कर सकता हूं कि तुम्हारा पता न चल सके, जेकब ने समझाया। मैं उसकी खुली बाहों को संदेह भरी नजरों से देखने लगा। एडवर्ड ने मुझसे कहा, बेला, तुम्हें उसे अपने साथ ले जाने देना होगा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। दबी हुई नापसंदगी सुने। वन ने भौहें सिकोड़ लीं। जेकब ने अधीरता से अपनी आंखें घुमाईं और मुझे अपनी बाहों में खींचने के लिए नीचे झुका। इतने बच्चे मत बनो, वह बुदबुदाया। लेकिन उसकी नज़रें एडवर्ड पर टिकी थीं, ठीक वैसे ही जैसे मेरी थीं। एडवर्ड का चेहरा शांत और कोमल था। उसने जेस्पर से बात की। बेला की खुशबू मेरे लिए इतनी अधिक शक्तिशाली है कि मैंने सोचा कि अगर कोई और कोशिश करे तो यह अधिक निष्पक्ष परीक्षण होगा। जेकब उनसे दूर हो गया और तेजी से जंगल में चला गया। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमारे चारों ओर अंधेरा छा गया था। मैं मुंह फुलाए हुए थी, जेकब की बाहों में असहज थी। यह मेरे लिए बहुत अंतरंग लग रहा था। निश्चित रूप से उसे मुझे इतनी कसकर पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी और मैं सोचे बिना नहीं रह सकती थी कि उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। इसने मुझे लापुश में अपनी आखिरी दोपहर की याद दिला दी और मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी बाहें मोड़ ली। जब मेरे हाथ पर ब्रास ने यादों को और गहरा कर दिया तो मैं परेशान हो गई। हम ज़्यादा दूर नहीं गए। उसने एक बड़ा चाप बनाया और एक अलग दिशा से समाशोधन में वापस आ गया, शायद हमारे मूल प्रस्थान बिंदु से आधा फुटबॉल मैदान दूर। एडवर्ड वहां अकेला था और जेकब उसकी ओर बढ़ गया। अब आप मुझे नीचे रख सकते हैं। मैं प्रयोग को बिगाड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। उसकी चाल धीमी हो गई और उसकी बाहें कस गईं। तुम बहुत परेशान करने वाले हो, मैंने बुदबुदाया। धन्यवाद। अचानक जेस्पर और एलिस एडवर्ड के पास आ खड़े हुए। जेकब ने एक और कदम बढ़ाया और फिर मुझे एडवर्ड से आधा दर्जन फीट दूर बैठा दिया। जेकब की ओर देखे बिना मैं एडवर्ड के पास गया और उसका हाथ थाम लिया। अच्छा, मैंने पूछा, जब तक तुम कुछ नहीं छूती, बेला,
मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारी गंध को पकड़ने के लिए उस रास्ते के इतने करीब अपनी नाक लगाएगा, जैस्पर ने मुंह बनाते हुए कहा। ये लगभग पूरी तरह से अस्पष्ट था। ये निश्चित सफलता है, एलिस ने नाक सिकोड़ते हुए सहमति जताई। और इससे मुझे एक विचार आया जो काम करेगा, एलिस ने विश्वास से कहा। चतुर, एडवर्ड ने सहमति जताई। आप इसे कैसे बर्दाश्त करते हैं? जेकब ने मुझसे पूछा। एडवर्ड ने जेकब की बात को अनदेखा किया और मेरी ओर देखते हुए समझाया। हम ठीक हैं, तुम समाशोधन में एक गलत निशान छोड़ने जा रही हो, बेला। नवजात शिशु शिकार कर रहे हैं, तुम्हारी गंध उन्हें उत्तेजित करेगी और वे बिना किसी सावधानी के ठीक वैसे ही आएंगे जैसा हम चाहते हैं। एलिस पहले से ही देख सकती है कि यह काम करेगा। जब वे हमारी गंध को पकड़ लेंगे तो वे अलग हो जाएंगे और दो तरफ से हमारे पास आने की कोशिश करेंगे। आधे जंगल से गुजरेंगे जहां उसकी दृष्टि अचानक गायब हो जाएगी। हाँ, जेकब ने फुसफुसाया। एडवर्ड उसकी ओर मुस्कुराया, सच्ची मित्रता की मुस्कान। मुझे बुरा लगा, वे इसके लिए इतने उत्सुक कैसे हो सकते हैं? मैं उन दोनों को खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता था। मैं नहीं करूँगा, कोई मौका नहीं, एडवर्ड ने अचानक कहा, उसकी आवाज़ घृणा से भरी हुई थी। ये सुनकर मैं चौंक गया। मुझे चिंता हुई कि उसने किसी तरह मेरा संकल्प सुन लिया है, लेकिन उसकी नज़र जैस्पर पर थी। मुझे पता है, जैस्पर ने जल्दी से कहा। मैंने इस पर विचार भी नहीं किया, वास्तव में नहीं। एलिस ने उसके पैर पर कदम रखा। अगर बेला वास्तव में समाशोधन में होती, जैस्पर ने उसे समझाया, तो वे पागल हो जाते। वे उसके अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इससे उन्हें मारना वाकई आसान हो जाता। एडवर्ड की तीखी नज़र से जैस्पर पीछे हट गया। बेशक ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। ये सिर्फ एक गलत विचार था, उसने जल्दी से कहा। लेकिन उसने अपनी आंखों के कोने से मेरी ओर देखा और उसकी नज़र उदास थी। नहीं, एडवर्ड ने कहा। उसकी आवाज़ में अंतिमता की भावना थी। तुम सही कह रहे हो, जैस्पर ने कहा। उसने एलिस का हाथ पकड़ा और दूसरों की ओर वापस जाने लगा। 3 में से 2 सर्वश्रेष्ठ। मैंने उसे उससे पूछते हुए सुना जब वे फिर से अभ्यास करने गए। जेकब घृणा से उसकी ओर देखता रहा। जैस्पर हर चीज़ को सैन्य नज़रिए से देखता है, एडवर्ड ने चुपचाप अपने भाई का बचाव किया। वो सभी विकल्पों को पूरी तरह से देखता है, न कि लापरवाही से। जेकब ने खर्राटा लिया। वह अनजाने में ही योजना बनाने में तल्लीन होकर उसके करीब आ गया था। वह सिर्फ 3 फीट लंबा था। एडवर्ड से अब और उनके बीच खड़े होकर मैं हवा में शारीरिक तनाव महसूस कर सकता था। ये स्थिर, एक असहज आवेश की तरह था। एडवर्ड फिर से अपने काम पर लग गया। मैं उसे शुक्रवार दोपहर यहाँ लाऊंगा ताकि झूठा रास्ता बना सकूं। तुम बाद में हमसे मिल सकते हो और उसे एक ऐसी जगह ले जा सकते हो जो मैं जानता हूँ। पूरी तरह से रास्ते से हटकर और आसानी से बचाव योग्य। ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा। मैं वहाँ दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। और फिर क्या, उसे सेल फोन के साथ छोड़ दोगे? जेकब ने आलोचनात्मक स्वर में पूछा। क्या आपके पास कोई बेहतर विचार है? जेकब अचानक प्रसन्न हो गया। वास्तव में, मैं करता हूँ। ओह फिर, कुत्ते, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जेकब जल्दी से मेरी ओर मुड़ा, मानो मुझे बातचीत में बनाए रखकर अच्छा आदमी बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो। हमने सेठ को छोटे 2 बच्चों के साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश की। वह अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन वह जिद्दी है और वह विरोध कर रहा है। इसलिए मैंने उसके लिए एक नया काम सोचा, सेल फोन। मैंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मुझे सब कुछ मिल गया है। कोई भी मूर्ख नहीं बन पाया। एडवर्ड ने कहा, जब तक सेठ क्लियरवाटर अपने भेड़िए के रूप में है, वह झुंड से जुड़ा रहेगा। दूरी कोई समस्या नहीं है। उसने जेकब की ओर मुड़ते हुए कहा। नहीं, 300 मील, एडवर्ड ने पूछा। ये प्रभावशाली है। जेकब फिर से अच्छा आदमी था। हम प्रयोग करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कोशिश कर चुके हैं, उसने मुझसे कहा। अभी भी यह घंटी की तरह स्पष्ट है।
मैंने अनुपस्थित भाव से सिर हिलाया। मैं इस विचार से स्तब्ध था कि छोटा सेठ क्लियरवाटर भी पहले से ही एक वेयरवुल्फ था और इससे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया था। मैं अपने दिमाग में उसकी चमकदार मुस्कान देख सकता था, जो कि एक युवा जेकब की तरह थी। अगर वो 15 साल का था, तो वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता था। काउंसिल मीटिंग की आग पर उसके उत्साह ने अचानक नया अर्थ ले लिया। यह एक अच्छा विचार है। एडवर्ड इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक लग रहा था। मैं सेठ के साथ वहां बेहतर महसूस करूंगा, भले ही तात्कालिक संचार न हो। मुझे नहीं पता कि मैं बेला को वहां अकेला छोड़ पाऊंगा या नहीं, लेकिन ये सोचना कि यह इस हद तक पहुंच गया है। वेवुल्फ पर भरोसा करना, पिशाचों के खिलाफ लड़ने के बजाय उनसे लड़ना। जेकब ने एडवर्ड के घृणा भरे स्वर में कहा। एडवर्ड ने कहा, खैर, आपको अभी भी उनमें से कुछ के खिलाफ लड़ना होगा। जेकब मुस्कुराया। यही कारण है कि हम यहाँ हैं।